हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि हम पढ़ रहे थे सामान्य हिंदी में हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला का एक पार्ट खत्म हो चुका है। आज वर्णमाला का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़े। पार्ट 1 में हम पढ़े स्वर, व्यंजन और कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, सबको बहुत डिटेल से 3-4 क्लास में हम कवर कराए हैं। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे वर्णमाला का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्तनी। तो आप कहेंगे वर्तनी क्या होता है। तो वर्तनी उसे कहते हैं, जैसे आप इंग्लिश में जब लिखते हैं कोई भी वर्ड, तो उसमें जो एक एक वर्ड लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं। जब तक स्पेलिंग ठीक नहीं रहेगी, सही नहीं रहेगी, तब तक आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। अगर स्पेलिंग थोड़ा भी गलत हुआ तो अर्थ का अनर्थ निकल जाता है, अर्थ का उसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ बताएंगे, लेकिन आप इतना बस समझिए कि वर्तनी इंग्लिश में, देखिए कुछ चीजें हिंदी में समझाने के लिए इंग्लिश का भी सहारा लेना पड़ता है। कुछ लोगों को वर्तनी समझ में नहीं आएगी वर्तनी क्या है, तो आप स्पेलिंग जानते हैं तो वही होता है। जैसे स्पेलिंग गलत होने से उसकी मीनिंग गलत हो जाती है, उसकी मीनिंग बदल जाती है इंग्लिश में। उसी प्रकार अगर आप वर्तनी ठीक से नहीं लिखेंगे तो हिंदी में उसका अर्थ भी बदल जाएगा और सही से आप हिंदी का सही ज्ञान आपको नहीं होगा। तो आपको हिंदी सही से सीखना है तो उसकी वर्तनी सीखना बहुत जरूरी है। तो आज इस क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। देखिए, सामान्य हिंदी में वर्णमाला पार्ट 2 है और क्लास 5 है। ठीक है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं वर्तनी। वर्तनी को कहते हैं स्पेलिंग। ठीक है, इतना तो हम जान गए। अब आगे हम देखते हैं कि कैसे वर्तनी गलत करते हैं हम, और वर्तनी होती क्या है। तो देखिए, जैसे अगर आप लिख रहे हैं, आपको देखिए हिंदी एक मानक भाषा है। हिंदी, जो भी हिंदी में लिखा होता है वो प्रूफ किया जा सकता है, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक भाषा है। जैसे विज्ञान में सारी चीजें प्रूफ करके बताई जाती हैं, उसी प्रकार हिंदी भी है। हिंदी एक मानक भाषा है, हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। तो वहां पर आप अगर गलत कर देंगे कोई भी वर्ड, तो उसका अर्थ का अनर्थ सही से लिखना भी आपको जानना जरूरी है, और कैसे कहाँ पर मात्रा चढ़ेगी, उचित स्थान पर मात्रा लगाना भी जरूरी है। तो देखिए, पहले कुछ बेसिक सी मतलब टॉपिक है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। बेसिक सा जो पॉइंट है उसको ध्यान से देखिएगा। वहीं पर आप गलतियां करते, गलतियां बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन वही छोटी गलती अर्थ का अर्थ उसके उस वर्ड का अर्थ बदल देती है। देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, पहले जैसे आशीर्वाद। आशीर्वाद आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कोई कोई ऐसा लिखता है, लेकिन ये गलत है। तो आशीर्वाद हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए वही वर्तनी है, आशीर्वाद। ठीक है, तो ए वाला आशीर्वाद सही है, ए वाला आशीर्वाद गलत है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। वर्तनी शुद्ध करने के लिए आता भी है आपके पेपर में, आपके एग्जाम में, तो आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद देखिए, जैसे उज्जवल। उज्जवल ऐसे लिखा गया है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो छोटी ही गलतियां रहेंगी, आपको समझ में नहीं आएगी इसमें कुछ गलत है। लेकिन अगर जो सही से हिंदी पढ़ा होगा, समझा होगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोटिस किया होगा, तो जान जाएगी इसमें कौन सी चीजें गलत है। देखिए, उज्जवल लिखा है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये सही है, लेकिन ये गलत है। तो उज्जवल कैसे लिखा जाएगा, देखिए उज्जवल दोनों ज आधा होते हैं, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में देखिए रहिएगा, देखते रहिए। देखिए, यहाँ लिखा है मोहन खाना खा रहा। अब इसमें बताइए क्या गलत है। आप कहेंगे कुछ नहीं गलत है, सब सही है, लेकिन गलत है। अगर हिंदी हिंदी में सिरो रेखा, आप एक सिरो रेखा पढ़े होंगे, सिरो रेखा। ठीक है, सिरो रेखा। तो हिंदी में सिरो रेखा लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सिरो रेखा, और सिरो रेखा कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, जैसे यहाँ पर हम लिखे, इसमें तो आपको कुछ गलत नहीं दिख रहा होगा, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर एक सिरो रेखा का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये वाक्य गलत है। ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है, इतनी छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है और आपका ध्यान नहीं जाता है और आप गलत करके चले आते हैं। तो देखिए, किसी किसी हिंदी को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से, एक एक बिंदी को, एक एक मात्रा को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ध्यान से समझना पड़ता है, क्योंकि एक बिंदी की वजह से भी गलत हो सकता है वर्ड। देखिए, जैसे अगर आप में, कहीं पर में लिखा गया है, तो आप ऐसे में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटी सी बिंदी के लिए वर्ड गलत हो गया। जैसे नहीं, नहीं आप ऐसे लिख देते हैं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं लिखा जाता, नहीं में यहाँ पर बिंदी होता है। जैसे खा, खा कोई कोई खा ऐसे बना देता है, लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है इसको भी हम देखेंगे। खा कैसे बनाया जाएगा, खा ऐसे बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो देखिए, जैसे अगर हम आपको खाना लिखना कहा, तो आप खाना ऐसे लिखें,
अगर आप जो र ऐसे बना देते हैं, अगर इसमें हम आपको खाना लिखने के लिए कहें तो आप ऐसे खाना लिखेंगे, ठीक है, खाना लिखेंगे जिसका मतलब होता है भोजन। अगर आपको अगर हमें ऐसे खा लिखना नहीं, हमको ऐसे खा, अगर हम इसके ऐसे खा नहीं लिखते, अगर इस तरीके से खा लिखते हैं तो यहाँ पर हम इस खा, अगर आप खा इसको मानते हैं, हम अगर र मान लिए तो यहाँ पर क्या हो गया, रवाना, इसका मतलब होता है चले जाना, चले जाना। तो देखिए दोनों खा लग रहा है, तो आप कैसे र लिखेंगे? अगर जब आपको खा ऐसे लिखना है, ऐसे आप खा बनाएंगे तो र कैसे लिखेंगे? तो पढ़ने, अगर आपके अलावा कोई और पढ़ेगा, आप तो जान रहे हैं इसको खा बनाए, लेकिन अगर कोई आपके अलावा और पढ़ा तो र पढ़ लेगा, तो उसका मतलब हो जाएगा चले जाना, रवाना। तो यहाँ पर आपको खा कैसे लिखना है, खा को जैसे ऐसे लिखी तो यहाँ पर आपको मिला देना है, ऐसे खा लिखना है। तो छोटी छोटी गलतियां थी, छोटे छोटे पॉइंट थे। आगे देखते हैं, कहीं कहीं पर सिरोरेखा, जो सिरोरेखा हम आपको बताए, वहाँ कहीं कहीं पर सिरोरेखा का प्रयोग पूरा नहीं होता, क्योंकि अगर वहाँ पर पूरा सिरोरेखा का प्रयोग कर देंगे तो भी ऐसे उस वर्ड को भी समझना मुश्किल हो जाएगा और गलत कर देंगे। जैसे अगर आप भा लिख रहे हैं तो भा यहाँ पर लगाया जाता है, यहाँ पर भा को ऐसे आप नहीं लिखेंगे, पूरा सिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता। जैसे अगर था हुआ तो था ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे अगर र तो ठीक है, था हुआ, भा हुआ, ठीक है, ये सब वर्ड में आप नहीं लगा सकते। भा, था और भी वर्ड अगर आपके पास हो तो आप देख सकते हैं। तो कुछ कुछ चीजों में आपको था नहीं, अगर आपके यहाँ था लगा दिए तो कोई कोई इसको या पढ़ लेगा, ठीक है। तो कुछ चीजों में था पूरी सिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया जाता। था को कैसे लिखा जाता है, था को ऐसे लिखा जाता है। कुछ वर्ड और हैं जो अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप देखते होंगे अक्सर जो देखते हैं बुक्स में, किताबों में छपा रहता है, वो सही रहता है, आप उसको ध्यान नहीं देते, आप अपने हिसाब से चीजों को लिखते चले जाते हैं। जैसे अभी धा हुआ तो धा देखिए यहाँ पर लगता है, अगर आपको ऐसे लिख दिए तो घा माना जाएगा, घा माना, क्योंकि घा पे ऐसे पूरा लिखा जाता है, ठीक है। तो धा का सिरोरेखा का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ए वाला करेक्ट है, ए करेक्ट नहीं है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, आगे हम देखेंगे जो हम पढ़े आज तक, अभी तक जो वर्णमाला की क्लास में पढ़े, क्या पढ़े, स्वर, संयुक्त स्वर। वैसे तो हम बहुत सारी चीजें पढ़े वर्णमाला की क्लास में, क्योंकि लगभग 8 से 10 क्लास वर्णमाला की हो चुकी है, बहुत ही डिटेल से हम आपको बताए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा डिटेल से नहीं बताएंगे, क्योंकि संयुक्त वर्ड आज हमको पढ़ना है, इसलिए हमें संयुक्त व्यंजन क्या क्या पढ़े आज तक, संयुक्त व्यंजन पढ़े, संयुक्त वर्ड, संयुक्त स्वर पढ़े, आज पढ़ेंगे संयुक्त वर्ड किसे कहते हैं। तो देखिए संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, संयुक्त स्वर भी होते हैं, संयुक्त वर्ड भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर, तो आप कहेंगे ए, ऐ, ओ और औ। इसको आप लॉक कर लीजिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि यही 4 होते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, देखिए छत, त्रंग, ज्ञा और tra, ये क्या होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त वर्ड क्या होते हैं उसको नीचे हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं संयुक्त स्वर कैसे कैसे मिलकर बने, इस सबको हम डिटेल से बताए हैं। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये कैसे बना है। संयुक्त का मतलब क्या होता है, पहले आप समझिए, संयुक्त का मतलब होता है ज्वाइंट, जुड़ा हुआ, ठीक है। इस सब में एक से अधिक वर्ड मिल करके दूसरे वर्ड का निर्माण करते हैं, एक से अधिक नहीं, 2 वर्ड मिल करके इस वर्ड का निर्माण करते हैं, तीसरे वर्ड का निर्माण करते हैं। देखिए अभी प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, सारी चीजें प्रूफ करती है। तो देखिए कैसे प्रूफ करती है, ए कैसे बना है, तो ए बना है आ प्लस ई से, ठीक है। ऐ कैसे बना है, आ प्लस ई से। ओ कैसे बना है, आ प्लस उ से, ठीक है। औ कैसे बना है, आ प्लस उ से, ठीक है, औ बना है। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ड मिल करके तीसरे वर्ड का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हो गया संयुक्त स्वर। उसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो संयुक्त व्यंजन होता है छत्रंग, ज्ञा और श्रा। किस किस, ये 1.5 वर्ड से मिलकर बना है। देखिए आधा का प्लस सा से मिलकर बना है छा। देखिए त्रा कैसे मिलकर बना, आधा ता प्लस रा से मिलकर बना है त्रा। आधा जा और इया से मिलकर बना है, इया से मिलकर बना है ज्ञा। श्रा देखिए कैसे कैसे मिलकर बना है, आधा श्रा प्लस रा। तो 1.5 वर्ड से मिल करके इस तीसरे वर्ड का निर्माण हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, संयुक्त
वर्ड व्यंजन हो गया, ठीक है। आप पढ़ेंगे संयुक्त वर्ड। संयुक्त वर्ड, संयुक्त वर्ड का मतलब होता है ये संयुक्त है, दो वर्डों से मिलकर बने हैं लेकिन ये एक युग में होते हैं। देखिए पहले हम जान जाते हैं संयुक्त वर्ड क्या है। वर्ड देखिए स्वर, जिसे हम पढ़े वर्णमाला में स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए। व्यंजन जो स्वरों की सहायता लेनी पड़े। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट आप देख लीजिए, इसी से व्यंजन से रिलेटिव है। जैसे हम कहते हैं इसको का, इसको कहते हैं व्यंजन, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि पूर्ण आधा व्यंजन कौन सा है तो आप कहेंगे ए वाला आधा व्यंजन है। ए आधा व्यंजन भी है और व्यंजन का मूल रूप भी है, व्यंजन का वास्तविक रूप भी है, व्यंजन का वास्तविक रूप भी है। कैसे है देखिए, वास्तविक रूप भी है। कैसे है, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ते आए हैं व्यंजन कि व्यंजन को उच्चारण करने के लिए, व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी ही लेनी है। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। लेकिन अगर पूछेगा कि व्यंजन का आधा रूप तो आप ऐसे लिखेंगे और व्यंजन का पूर्ण रूप तो आप ऐसा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यंजन के उच्चारण में हम पढ़ते आए हैं परिभाषा में कि व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए या व्यंजन बोले जाते हैं स्वर की सहायता से। तो देखिए यहाँ पर आधा का प्लस आ क्या है, स्वर है। स्वर की सहायता से जब हम इसको बना दिए का, क्या एक व्यंजन हो गया। कौन सा व्यंजन, पूर्ण व्यंजन है। उसका वास्तविक रूप अगर पूछेगा तो हलंत लगाकर बताएंगे, क्योंकि व्यंजन अधूरा होता है स्वर के बिना, ठीक है। व्यंजन अधूरा होता है स्वर के बिना। अगर एक पे हम लगा दिए मात्रा तो ऑटोमेटिक उसके बाद हर व्यंजन पे एक, कम से कम एक व्यंजन पे एक मात्रा लगती चली जाएगी। जैसे यहाँ पर का, उसके बाद की, ठीक है, उसके बाद की, उसके बाद कु, ठीक है। ऐसे सारी मात्राएं लगती चली जाएंगी। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत परेशान करती हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर आप यहाँ सिरो रेखा में देख लिए आ लिखते हैं तो भी पूरा ऐसे करके आप आ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। लिखने का सही तरीका यही है। तो आइए, कहाँ थे हम, संयुक्त व्यंजन पे। संयुक्त व्यंजन हम जान गए, व्यंजन किसे कहते हैं जान गए, व्यंजन का मूल रूप जान गए, व्यंजन का पूर्ण रूप जान गए, और व्यंजन का जो वास्तविक रूप था उसको जान गए, व्यंजन का आधा रूप क्या है उसको भी जान गए, व्यंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको भी जान गए। उसके बाद देखिए संयुक्त वर्ड किसे कहते हैं। संयुक्त वर्ड होते हैं ऐसे वर्ड जो लगातार किसी स्वर से जुड़े हों, ठीक है। लगातार मतलब तो लगातार, कैसे लगातार, देखिए एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। आप डिफिनीशन जब पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आती, जब उसका प्रयोग करके दिखाया जाता है तभी आप चीजों को ज्यादा समझ पाते हैं। जैसे लिखा गया है पित्त, तो पित्त में आप देखेंगे इसको, इसका वर्ड विच्छेद करेंगे तो प प्लस छोटी ई प्लस आधा ता प्लस आधा ता, उसके बाद आ, ठीक है। ये हो गया वर्ड विच्छेद। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लगातार दो व्यंजन है जो आधा आधे आधे हैं, एक आधा है, एक अगर आ मिल जाए तो पूरा है। तो देख रहे हैं जो दो लगातार आधे व्यंजन है वो एक स्वर से जुड़े हैं, तो ये क्या हो गया, एक युग्म हो गया, एक युग्म हो गया, युग्म हो गया। तो देखिए ऐसा आप समझ सकते हैं कि जो आधा होता है, आधा व्यंजन को हम अकेले नहीं लिख सकते, उसको किसी न किसी के सहारा, किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो उसको लेना पड़ता है तो आगे जो वर्ड रहता है, जो शब्द वर्ड रहता है, उसी वर्ड के सहारे वो उसका उच्चारण होता है, क्योंकि वो वर्ड जो होता है आधा, और जो वर्ड पूरा होता है, देखिए यहाँ पर देखिए इसका सहारा ये आधा है, इसकी और इसका का सहारा ले रहा है, ठीक है। इसका का जब सहारा ले रहा है तो ये जो ता बना है एक एक किसके निर्माण से बना है, स्वर के निर्माण से बना है, इसमें आ है। तो जो स्वर, एक स्वर है वो दो लगातार व्यंजनों को अपने ऊपर लिया हुआ है, तो दो युग्म से मिल करके एक शब्द का निर्माण हो रहा है। उसी को कहते हैं, जब एक स्वर हो उस पर लगातार दो व्यंजन जुड़े हों, एक स्वर लगातार दो व्यंजन को लिए हुए हो, उसी युग्म को कहते हैं संयुक्त वर्ड। आगे और भी ज्यादा अच्छे से जानेंगे। सच्चा, देखिए पक्का, यहाँ पर सब देखिए आधा का, फिर इसमें से आ निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आ क्या है, ईश्वर है। स्वर दो लगातार दो व्यंजनों को अपने साथ लिए हुए है, तो ये एक युग्म बन गया, इसी को कहते हैं हम संयुक्त वर्ड। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर शुद्ध। आगे देख लेते हैं द का संयुक्त रूप, द वर्ड का, ठीक है। द वर्ड, वर्ड है ना, वर्ड का संयुक्त रूप देख लेते हैं। तो आप देखते आए होंगे कि बहुत सारे हैं संयुक्त रूप जो आप पढ़ते हैं लेकिन लिखने में गलत कर देते हैं, आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप उसका संयुक्त रूप जान जाए कि किस चीज से बना है
तो किस किस वर्ड से बना है तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए जैसे द, यहाँ पर द का संयुक्त रूप इसको अलग कीजिए तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए आधा दा है, फिर क्या है या है। ठीक है, ये दो युग्म से एक वर्ड का निर्माण हो रहा है, इसी को कहते हैं संयुक्त वर्ड। ये दो वर्डों से एक वर्ड का निर्माण हो रहा है, इसी को कहते हैं संयुक्त वर्ड। देखिए जैसे आप लिखते हैं विद्या, जैसे आप लिखते हैं विद्यालय, जैसे आप लिखते हैं उद्यान, तो क्या है विद्यालय, तो क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप इसको विद्या को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए विद्या को आप ऐसे भी लिख सकते हैं विद्या। जब इसका वर्ण विच्छेद करने के लिए दिया जाएगा तो आप इसका वर्ण विच्छेद ऐसे करेंगे, वर्ण विच्छेद नहीं, जैसे अगर आपको संधि पढ़ना हुआ और उसमें आपको वर्ण विच्छेद करना हुआ तो आप ऐसे लिखकर उसका वर्ण विच्छेद करेंगे। तो आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी सही है, आप ऐसे लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन बस इसमें यह है कि इसमें संयुक्त रूप नहीं दिया गया, इसमें संयुक्त रूप दिया गया है। ठीक है, तो ये वर्ड का संयुक्त रूप हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक है, देखिए विद्या कैसे बना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम दा लिखने जा रहे थे, आधा, आधा अकेले नहीं लिख सकते, तो इसको क्या किए, इसको सहारा देने आ गया या, इसको सहारा देने आ गया या। ठीक है, आप ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको सहारा देने आ गया या। ठीक है, तो क्या हो गया विद्या। ठीक है, विद्या। ठीक है, आप ऐसे आधा दा लिख रहे थे, फिर यहाँ पर या बना दिए, तो क्या हो गया द्या। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे विद्या, विद्यालय, उद्यान, ये सब आप जब लिखते हैं तो इस दा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए एक शब्द है यहाँ पर, आधा दा में यहाँ पर माँ बना देते हैं। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं पद्मनी, पद्मिनी। ठीक है, पद्मिनी, अगर इसको आप ऐसे लिखेंगे तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, पा आ, ठीक है, फिर आधा दा, फिर आधा दा, उसके बाद क्या है आधा माँ, फिर है ई, फिर है ना, फिर है बड़ी। ठीक है, यही इसका वर्ण विच्छेद हुआ। अगर आपको जैसे यहाँ पर हम विद्या ऐसे लिखे थे, अगर ऐसे पद्मिनी को लिखना हुआ तो आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे पद्मिनी, पद्मिनी। तो यहाँ पर देखिए जब कोई चीज हलंत है उस पर छोटे की मात्रा देना है तो आप यहाँ ऐसे उसके आगे से मात्रा नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पद्मिनी को ऐसे लिखेंगे, फिर से लिख दे रहे हैं, देखिए पद्मिनी, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं आप देखेंगे इसको ऐसे लिखे जाएंगे। तो एक ये वर्ड जो आपको बता रहे हैं वर्ड क्या है, ये वर्ड है संयुक्त वर्ड। ठीक है, क्या है संयुक्त वर्ड। अब आगे कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, क्योंकि हम वर्तनी पढ़ रहे हैं, स्पेलिंग पढ़ रहे हैं, तो वर्तनी को हम देखेंगे कि कैसे लिखा जाता है, हिंदी में उसको लिखा कैसे जाता है, किस किस वर्ड से वो मिलकर बना है, ताकि हम गलत ना करें। अगर गलत करेंगे तो जैसे यहाँ पर हम आपको बताएं कि अगर खा को इस तरीके से लिख देंगे तो उसका मतलब बदल जाएगा। ठीक है, तो जो वर्ड जैसा है वैसे लिखिए। जो वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है तो उसको जान जाइए कि कैसे कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना है, कौन आधा है कौन पूरा है। क्योंकि जब अगर आप जान जाएंगे कौन आधा है कौन पूरा है तो उसका सही उच्चारण कर पाएंगे और सही हिंदी बोल पाएंगे। हिंदी हमारी मानव भाषा है, बार बार कह रहे हैं हिंदी को बहुत केयरफुली होकर के बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, एक बिंदी का भी मिस्टेक हुआ तो अर्थ उसका बदल जाता है। ठीक है, अगर है, देखिए यहाँ पर हम बिंदी का प्रयोग तो बताए, लेकिन अगर यहाँ पर लिख रहे हैं और बिंदी नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ एक, किसी एक व्यक्ति के लिए। अगर यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं और बिंदी लगा दिए तो लिख एक से अधिक व्यक्ति के लिए, एक से अधिक व्यक्ति के लिए, बस एक बिंदी से उसका पूरा टोटली पूरी तरीके से अर्थ बदल जाता है। तो आपको बिंदी तक का भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, और भी कुछ पॉइंट है। देखिए कभी कभी दा को यहाँ पर आधा ना लगा करके बनाया जाता है, जैसे भद्र, आधा रख करके। ठीक है, भद्र, जैसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आप देखते होंगे ये वर्ड आपको दिखते होंगे, दा में आधा वा, दा में आधा भा, दा में ला। यहाँ पर नीचे वाला वर्ड जो होता है वो पूरा होता है। अगर इसको अलग करें तो ऐसे आप लिखेंगे आधा धा फिर ना। अगर इसको अलग करना हुआ तो आप लिखेंगे आधा दा फिर वा। यहाँ पर आप अगर नहीं जानेंगे कि इसमें कौन सा वर्ड पूरा है और कौन सा आधा है तो आप इसका अर्थ सही से नहीं निकाल पाएंगे और इसका उच्चारण भी आप सही से नहीं कर पाएंगे। इसमें जो छोटे लगे हैं वो, क्योंकि जो
आधे होते हैं वो किसी को सहारा नहीं देते, जो पूरा होते हैं उसी को सहारा देते हैं, वही सहारा देते हैं दूसरों को। यहाँ पर ना पूरा है इसलिए दा को सहारा दिया, यहाँ पर वह पूरा है इसलिए दा को सहारा दिया, यहाँ पर भा पूरा है तो दा को सहारा दिया, यहाँ पर ला पूरा है तो दा को सहारा दिया। अब देखिए जैसे आप लिखते हैं कच्चा, देखिए कच्चा कई तरीके से लिखा जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि कच्चा कितने तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ पर देखिए कच्चा कभी कभी आप देखते हैं ऐसे भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो नीचे वाला वर्ड है वो है पूरा और जो ऊपर वाला है आधा, क्योंकि अगर जो छोटा रहता है, जो आधा रहता है, जो कम रहता है उसको लोग गोद में लेते हैं, ऊपर उठा लेते हैं। क्यों कौन उठाता है? जो पूरा रहता है। तो ये वाला च नीचे वाला च पूरा है इसलिए इसको ऊपर उठाया हुआ है, मान लीजिए गोद में लिया हुआ है, तो क्या हो गया, ये ऊपर वाला वर्ड आधा हो गया, नीचे वाला पूरा। इसको आपको ध्यान में रखना है। आप देखिए कोई कोई होते हैं कि गलत कर देते हैं हिंदी में, कहीं कहीं पर बा लिखा जाता है तो आप वह लिख देते हैं, तो उससे भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए अर्थ पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। अगर बा है तो बा ही लिखिए, अगर वह है तो वह ही लिखिए। जैसे अभी कहेंगे वंदना, ठीक है, वंदना ऐसे लिखा जाता है, कोई कोई लिख देता है वंदना, वंदना, तो ये गलत है। वा को वह ही लिखिए, बा को बा ही लिखिए। इस सब चीजों को बहुत ध्यान से आपको देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि ये वर्तनी है, वर्तनी को अगर आप अच्छे से जान गए, वर्तनी अभी और भी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमें जब तक वर्तनी का सही से ज्ञान नहीं होगा तब तक हम सही सही हिंदी नहीं सीख पाएंगे, और सही हिंदी नहीं सीखेंगे तो उसको हम सही से उसका ना उच्चारण कर पाएंगे, ना उसका अर्थ निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम क्या क्या सीखे इसको हम जानेंगे। हम सीखे वर्तनी, वर्तनी में संयुक्त वर्ड सीखे, संयुक्त व्यंजन सीखे, संयुक्त स्वर सीखे। संयुक्त स्वर कौन कौन से थे? 4 थे। संयुक्त वर्ड कौन कौन से? 4 थे। और संयुक्त व्यंजन कितने? संयुक्त वर्ड बहुत सारे थे, संयुक्त व्यंजन थे 4। छत्र, ज्ञ और श्रा। इसके पहले वाले क्लास में हम व्यंजनों का वर्गीकरण बहुत ही अच्छे से किए हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुणी व्यंजन, ये हम प्रकार पढ़े थे व्यंजनों का। उसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़े, घोषत्व के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। ये सबको इसके पहले वाली क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ाए हैं, और एक ट्रिक भी बताएं याद करने के लिए, जिसमें अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, सघोष, जो जितनी भी सारी चीजें हैं उस सबको एक ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप जाके जरूर देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में ऐड है, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है हिंदी ग्रामर के नाम से, वहाँ पर ऐड है। आप वहाँ से जा करके चीज़ों को सीख सकते हैं, और बहुत ही इजी तरीके से हम बताए हैं। और आज की क्लास में वर्तनी जो बताए उसको आप ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 1 से 2 बार क्लास को देख लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ये छोटी छोटी गलतियां जो आप एग्जाम में करते हैं नहीं करेंगे। जब शुद्धिकरण के लिए आएगा, वर्तनी शुद्ध करने के लिए, तो आप इस सब जितनी भी चीजें बताए अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपसे बिल्कुल गलती नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।